हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के अंदर हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे, उसी में हमने अगला चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया था, इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रतिरक्षा तंत्र की हमारी एक क्लास हो चुकी थी और इस एक क्लास में हमने क्या जाना था कि प्रतिरक्षा क्या होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा होती है और प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन या इम्यूनोलॉजी कहलाता है, ये भी हमने जान लिया था। इसके बाद दोस्तों हमने जाना था कि इम्यूनोलॉजी के जनक यानी कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहते हैं, तो हमने बताया एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले टीका बनाया था, किसका, स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था, है ना। वैक्सीन की शुरुआत यहीं से हो गई थी। इसके बाद दोस्तों हमने इम्यूनिटी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है इसको जाना था, और जैसे कि एंटीजन क्या होते हैं, कोई भी बाहरी कारक जो हमारे शरीर में जो है प्रवेश कर जाता है उसको एंटीजन कहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे टॉक्सिन हो कुछ भी। एंटीबॉडी क्या होती है, उससे लड़ने के लिए जो हमारी बी लिम्फोसाइट स्रावित करती है वो चीज़ एंटीबॉडी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। देखना, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देख लिया था, इम्यूनिटी के प्रकार कितने होते हैं इसको हम देख चुके थे। और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने देखा कि 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक तो दोस्तों हमने बताई थी सहज या जन्मजात इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, और दूसरी हमने बताई थी उपार्जित प्रतिरक्षा। और इसके ऊपर हम काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके थे। दोस्तों क्या चर्चा की थी, सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, ये हमें जन्म से मिलती है यानी बाय बर्थ होती है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है ये अविशिष्ट होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक। अब देखना विशिष्ट अविशिष्ट कैसे, क्योंकि ये जो होती है इसमें एंटीजन प्रोडक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। किसमें, सहज में। जबकि इसमें बताया था कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, इनकी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद देखना दोस्तों, इसके बारे में हमने जाना था कि इसमें 2 सुरक्षा पंक्ति होती है, प्रथम सुरक्षा पंक्ति प्लस द्वितीय सुरक्षा पंक्ति। और इसके अंदर हमने जाना था कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है इसमें तृतीय सुरक्षा पंक्ति आती है। अब देखना दोस्तों, ये चीज़ क्या थी, प्रथम सुरक्षा पंक्ति। ये जो बैरियर्स होते हैं, कल हमने इसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी कि जो हमारे शरीर में 3 सुरक्षा पंक्तियाँ होती। प्रथम सुरक्षा पंक्ति जिसमें आपकी त्वचा आती है, स्किन आती है, म्यूकस आता है। द्वितीय सुरक्षा पंक्ति जिसमें फेगोसाइटिक सेल आती है जो रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, उनको खा जाती है। और तृतीय सुरक्षा पंक्ति में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन यानी एंटीबॉडी उत्पादन आता है। तो ये 3 सुरक्षा पंक्तियाँ होती है, इसमें पहली और दूसरी जो होती है वो सहज प्रतिरक्षा का हिस्सा है, और जो तीसरी सुरक्षा पंक्ति होती है वो उपार्जित का हिस्सा है। देखना दोस्तों, सहज को हमने कल की पूरी क्लास में डिस्कस कर लिया था। कल की क्लास पूरी सहज के ऊपर ही थी। क्या होती है सहज प्रतिरक्षा, तो इसमें बैरियर्स होते हैं, जिसमें हमने फिजिकल बैरियर या शारीरिक जो है अवरोध बताए थे। ये फिजिकल बैरियर क्या थे, तो फिजिकल बैरियर में जैसे आपको पता है त्वचा, स्किन, तो आपको पता है त्वचा तो आपको जन्म के साथ ही मिली है ना, तो ये बाय बर्थ हो गई, जन्मजात हो गई। और स्किन के अलावा म्यूकस लेयर, जिसकी वजह से आप रोगाणुओं से बचे रहते हैं। इसके बाद देखना, म्यूकस लेयर को समझ लिया था। इसके बाद हमने बहुत सारे देखे थे, सेलुलर बेयर्स होते हैं, कोशिकीय अवरोध होते हैं। इसके बाद हमने जो इंटरफेरोन होते हैं इसको भी हमने जान लिया था। किस तरह से फेगोसाइटिक सेल्स होती है वो क्या काम करती है इसको भी हमने जाना था, और इसके ऊपर हम काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके थे। और आज की क्लास के लिए हमारे लिए क्या बचा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, यही हमारा आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सब कुछ जानने से पहले इतना तो जान लिया कि ये कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब ये विशिष्ट होती है। दूसरी बात, इसमें एंटीजन यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, एंटीबॉडी उत्पादन होगा, और इसमें तृतीय सुरक्षा पंक्ति आएगी। इतना जान लिया। इतना जानने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कौन सा, उपार्जित प्रतिरक्षा। सुनना दोस्तों, एक तो थी इन्नेट इम्यूनिटी, जन्मजात, तो वो तो जन्म के साथ ही हमको मिल रही थी। उपार्जित जो होती है जन्म के बाद मिलती है। और आपको ध्यान रखना, ये केवल और केवल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। किसमें, वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कशेरुकी। कशेरुकी जीव जो होते हैं, इन कशेरुकियों को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा केवल वर्टिब्रेट्स या कशेरुकियों में पाई जाती है। कशेरुक कौन से होते हैं, जिनमें कशेरुक दंड यानी कि ये वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, कशेरुकी जीव। तो ऐसे जीव जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है उनको कशेरुकी जीव कहते हैं, और जिनमें नहीं होता वो अकशेरुकी। तो देखना, जैसे आपको पूछ लूँ इंसान के बारे में बताइए, तो इंसान में कशेरुक दंड होता है। आपको पूछ ले गाय भैंस के बारे में बताइए, उनमें कशेरुक दंड होता है, तो ये कशेरुकी है। कल को पूछ ले केंचुए के बारे में बताइए, तो क्या केंचुए में कशेरुक दंड होता है, नहीं होता है, तो वो अकशेरुकी नॉन वर्टिब्रेट्स है। और एक तरह से बोले तो कशेरुकी क्या, वो तो कॉर्डेट ही नहीं है। केंचुआ जो होता है वो नॉन कॉर्डेटा होता है। देखना दोस्तों, ये चीज़ क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ पहले। जैसे आपकी एक बुक होती है, तो बुक के अंदर सबसे पहले इंडेक्स आती है। इंडेक्स के अंदर सारे चैप्टर्स जो होते हैं उनका सीक्वेंस होता है, और सारे चैप्टर्स के नाम होते हैं। आप किसी एक चैप्टर पर पहुंचते हैं तो उस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, और उन टॉपिक को पढ़ते तो उसके बाद उसकी डिटेल हासिल होती है। ओके, तो इसी तरह से जो चाहे जंतुओं को ले लो चाहे पादपों को ले लो, जंतुओं का
पादपों का सबका एक क्लासिफिकेशन होता है, सबका एक वर्गीकरण होता है, जिसको जंतु जगत वर्गीकरण या पादप जगत वर्गीकरण कहते हैं। जो जंतु होते हैं ये जिस जगत में रखा जाता है उसको एनिमेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम। तो जंतु जो होते हैं वो एनिमेलिया किंगडम में आते हैं और पादप जो होते हैं वो प्लांटी किंगडम में आते हैं। अगर आप किसी जंतु की बात करो तो आज मनुष्य हैं, होमो सेपियंस सबसे विकसित जीव है, बुद्धि वाले जीव है। लेकिन आज जैसे हम आज क्या पृथ्वी बनी थी उस टाइम पे भी हम ऐसे थे? ऐसे नहीं थे। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, उद्विकास हुआ और हमारे पूर्वजों से हमारा विकास हुआ। तो हमारी शुरुआत एक कोशिका से हुई थी और आज हम इतने विकसित जीव बन गए। तो एवोल्यूशनरी स्टडी की जाती है तो क्लासिफिकेशन के माध्यम से स्टडी को करना आसान हो जाता है। जैसे सबसे पहले जो जीव बने थे वो जीव कौन से थे? वो जो जीव थे एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ थे। प्रोटोजोआ आगे विकसित होकर के पोरीफेरा बने। पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और लास्ट में जाकर के बने कोर्डेटा। जब ये कोर्डेटा बन गए थे तो देखना कोर्डेटा के अंदर वापस अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया, अलग वर्गीकरण हो गया। कोर्डेटा में एक तो होगा एक्रेनिएटा और दूसरा होगा क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा जिनमें ब्रेन बॉक्स या कपाल अनुपस्थित था और क्रेनिएटा जिनमें ब्रेन बॉक्स या कपाल था। जो क्रेनिएटा थे इनका वापस आगे वर्गीकरण होता है एक ग्नेता एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एक ग्नेता जिनमें जबड़े नहीं होते और ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। अब जो ग्नेथोस्टोमेटा होते हैं इनमें वापस से वर्टिब्रेट्स आते हैं और वर्टिब्रेट्स को आगे दो भागों में वापस विभाजित करते हैं। पहले तो होते हैं पीसीज यानी मछलियां और दूसरा होता है टेट्रापोडा यानी कि जो चार हाथ पैर रखते हैं वो वाले, चार उपांगों वाले। टेट्रापोडा में आता है एम्फीबिया यानी जो जल में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। उसके बाद आता है रेप्टेलिया जो रेंग करके चलते हैं। उसके बाद आते हैं एविज और फिर आते हैं मेमेलिया। तो कौन कौन से आ गए इसके अंदर? टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एविज और मेमेलिया। अगर मेमेलिया की बात करें तो इसमें तीन तरह से आ जाता है वापस क्लासिफिकेशन है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। अगर यूथीरिया की बात सबसे विकसित यूथीरिया की बात करें तो इसमें वापस 16 ऑर्डर यानी कि गण आ जाते हैं। इनमें एक गण जो होता है वो प्राइमेट्स होता है, प्राइमेटा होता है। उस प्राइमेटा के अंदर वापस होमोनिडी कुल होता है। उस होमोनिडी के अंदर हम आते हैं मनुष्य, होमो सेपियंस। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, किस तरह से मनुष्य बना होगा, इससे पहले कितने जीवों से विकसित हुआ होगा। तो जैसे लंगूर है वो हमसे समानता दर्शाते हैं। उससे पूर्वज देखो तो बंदर और उसके पूर्वज में जाए तो पहले मछलियाँ थे, उसके और पूर्वज देखें तो हम अलग अलग जीव रहे होंगे। तो ये पूरी इवोल्यूशनरी स्टडी है। तो इसी इवोल्यूशन के अंदर आपने पढ़ा भी वर्टिब्रेटा, मतलब सुना तो होगा मुझसे वर्टिब्रेटा। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं केवल उनमें ही ये उपार्जित प्रतिरक्षा पाई जाती है, सभी के अंदर ये उपार्जित प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। हाँ जी, इस चैप्टर को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जो अभी मैंने आपको सारे नाम लिए ना, इनसे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। ये पूरा एक अलग ही चैप्टर है जिसको टैक्सोनॉमी कहते हैं, जंतु जगत वर्गीकरण, जिसको हम आगे पढ़ने वाला है कुछ ही दिनों में। अभी बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा की। तो उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको जो है एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। स्पेसिफिक कभी 2 मिनट पहले ही बता ही दिया था मैंने। एडेप्टिव क्यों कहते हैं? एडेप्टिव का मतलब आपका जन्म हो चुका है और जन्म के बाद आपको रोग हुए और रोगों से लड़ने के लिए आपके अंदर जो इम्यूनिटी विकसित हुई उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल रहे हैं। तो रोग आपके जन्म के बाद आपके अंदर विकसित हुई, यानी आप उस वातावरण के लिए अनुकूल हुए, एडेप्टेशन हुआ आप में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एडेप्टिव, अनुकूलन, है ना। इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। और इसके क्या क्या गुण होते हैं तो आपको ये गुण ध्यान में रखने हैं। इसके अंदर विशिष्टता होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होती है? विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। मतलब एक एंटीजन के लिए एक विशिष्ट एंटीबॉडी होती है। हर एंटीजन के लिए एक विशिष्ट एंटीबॉडी होती है। मतलब मान लो कोई एंटीजन एक्स है, इस एंटीजन के ऊपर एक विशिष्ट एंटीबॉडी स्मॉल एक्स वही काम करेगी, कोई दूसरी एंटीबॉडी आकर इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं कर सकती। स्पेसिफिक है, ओके, विशिष्ट है। दूसरा गुण आपको ध्यान रखना, इनमें विविधता होती है। विविधता का मतलब हजारों तरह के एंटीजन होते हैं, तो उसके लिए हजारों तरह की एंटीबॉडी होती है। जितने एंटीजन उतने एंटीबॉडी। कहने का मतलब हम हर तरह के रोगों को पहचान सकते हैं। तो हर तरह के रोग पहचानने के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होती है। तो इनमें विविधता होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन एक एंटीजन के लिए एक विशिष्ट एंटीबॉडी होती है, ये भी ध्यान रखना है। यानी इनमें विविधता है लेकिन साथ के साथ विशिष्टता भी है। इसके बाद इनमें विभेदन क्षमता होती है, विभेदनता होती है, डिफ्रेंशिएशन का गुण होता है। यानी है जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे शरीर के खुद के एंटीजन और पराये एंटीजन में विभेद कर सकती है। सेल्फ एंटीजन एंड नॉन सेल्फ एंटीजन में जो है विभेद करना, डिफरेंशिएशन करना, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ थ्योरी का पालन करती है। ओके, तो इनमें विभेदन क्षमता भी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें स्मृति का गुण होता है, मेमोरी का गुण। किसका? मेमोरी। यानी कि अगर आपको कोई रोग होता है
तो आपके शरीर में उसके लिए इम्यूनिटी विकसित होती है। कोई रोग कारक आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित होती है, और एक बार जब वो रोग कारक प्रवेश कर गया उसके बाद जब वो अगली बार आपके शरीर में आक्रमण करेगा तो आपका शरीर ये याद रखेगा कि पहली बार में इस रोग से कैसे लड़ा था और दूसरी बार में भी ठीक वैसे ही लड़ेगा। यानी पहली बार रोग होने पर उसकी मेमोरी, स्मृति विकसित कर लेता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा? एक्वायर्ड वाला। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा गुण होता है? स्मृति का गुण भी होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि निम्न में से कौन सा उपार्जित प्रतिरक्षा का गुण है? विशिष्टता, विविधता, जो है विशेषता हो गया, विविधता हो गया, विभेदन क्षमता हो गया, विभेदन हो गया, और उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आपको इनके गुण पता होने चाहिए। ओके, आइए इनके गुण जानने के बाद अब हम जानते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा का वर्गीकरण। यानी उपार्जित प्रतिरक्षा को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा को अपन दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो होती है सक्रिय। सक्रिय का मतलब एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरी होती है निष्क्रिय यानी कि पैसिव, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो उपार्जित प्रतिरक्षा को या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में बांटा, एक्टिव एंड पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय। अब सक्रिय क्या होती है? इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, आईएस का मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बनाता है। किसमें? सक्रिय में। तो सक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र खुद एंटीबॉडी बनाता है, और निष्क्रिय के अंदर क्या होता है? खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता बल्कि रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। बाहर से इंजेक्शन के थ्रू आपको रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। तो रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे तो किसमें? निष्क्रिय में। और आपका शरीर खुद एंटीबॉडी बना रहा है, तो ये कौन सी है? सक्रिय। देखना, जो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होती है स्लो एक्टिविटी होती है, यानी धीरे होती है, इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? धीमी। जबकि निष्क्रिय की फास्ट होती है। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको सांप ने काटा तो सांप ने अपना जहर आपके अंदर डाल दिया। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो तो सांप के जहर के विरुद्ध एंटीबॉडी बना ले, या फिर आप बाहर से इंजेक्शन लगा लो। तो देखना, अगर सांप ने आपको काटा और आपने जो है आपकी ने कुछ नहीं किया बल्कि छोड़ दिया, होना होगा जो हो जाएगा, फिर आपका शरीर अपने अंदर एंटीबॉडी बनाता है, इम्यूनिटी विकसित करता है, तो उसको अपन कहेंगे कि वो सक्रिय इम्यूनिटी है। कैसी है? सक्रिय एक्टिव, सक्रिय एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम ने स्वयं एंटीबॉडी बनाई, लेकिन ये कैसे हुआ था? धीरे धीरे, धीमे धीमे बनी थी। ओके, अगर यहीं पर हम क्या करें? जैसे सांप ने काटा, इंजेक्शन लगवा दें, अपना इलाज करा दे हॉस्पिटल जाके, तो ये निष्क्रिय होगी। क्यों? क्योंकि बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाएगी। आप जैसे सांप ने काटा, आपने इंजेक्शन लगवाया, तो बाहर से इंजेक्शन में क्या दी थी? एंटीबॉडी दी थी। और ये कैसा होगा? फास्ट। इंजेक्शन लगने थोड़ी देर बाद सही हो जाओगे, तो ये फास्ट होगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख के समझना, आपको समझने में आसानी होगी। जो सक्रिय प्रतिरक्षा होगी ये प्रोलॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक रहेगी। मतलब एक बार आपको सांप ने काटा और उसके लिए आपने प्रतिरक्षा विकसित कर ली, तो इन फ्यूचर वो सांप काटेगा तो भी आपके अंदर वो स्मृति भी रहेगी और लंबे समय तक चलेगी। जबकि आपने इंजेक्शन लगवा दिया, तो अभी इंजेक्शन का असर है, थोड़ी देर बाद असर खत्म, फिर दूसरी बार सांप काटेगा, दूसरी बार वापस इंजेक्शन लगवाओ। तो ये क्या है? ये लेस टाइम पीरियड के लिए होती है, लेकिन कम समय के लिए। कौन सी? निष्क्रिय वाली जो होती है ये कम समय के लिए होती है, और सक्रिय वाली जो होती है ये ज़्यादा समय के लिए होती है। इसके बाद आप देखना, जो सक्रिय वाली होती है इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब क्या है? स्मृति का गुण होता है, ये याद रखती है, हमारे शरीर याद रखता है उसको। और निष्क्रिय वाली जो होती है इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो होती है वो एब्सेंट होती है। सुनना दोस्तों, समझना इस बात को एक बार फिर से। उपार्जित प्रतिरक्षा कितने भागों में बांटते हैं इसको? दो भागों में, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय क्या? जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र खुद एंटीबॉडी बना रहा था, और निष्क्रिय का जहां बाहर से एंटीबॉडी हमारे शरीर में दी जा रही थी। सक्रिय में जो होता है ये स्लो एक्टिविटी होती है, यानी धीमी प्रक्रिया होती है, जबकि निष्क्रिय में फास्ट होती है, क्योंकि बाहर से आप ले रहे हो एंटीबॉडी, इंजेक्शन वगैरह ले रहे हो तो फास्ट ही काम करेगा वो। लेकिन जो सक्रिय होती है वो धीमी तो होती है लेकिन लंबे समय के लिए होती है। जो धीमी होती है वो लंबे समय के लिए, और ये फास्ट होती है लेकिन कम समय के लिए होती है। जो सक्रिय होती है इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो होती है प्रेजेंट होती है, स्मृति का गुण होता है, हमारा शरीर याद रखता है कि अगली बार ये जहर आए तो इसे कैसे निपटेंगे। लेकिन जो निष्क्रिय होती है इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यानी स्मृति का गुण एब्सेंट होता है। अब देखना, मैंने जो सांप का एग्जांपल दिया है वो बस समझाने के लिए दिया है। आप हकीकत में ऐसा नहीं कर सकते कि सांप ने काटा आप इंतजार करो कि अब अपने आप सही हो जाऊंगा, नहीं, उसके लिए आपको बाहर ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए तो ही सही रहेगा। क्या पता आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत ना हो, जिनका मजबूत होता है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें क्या पता हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इसके लिए तैयार है या नहीं है। इसलिए किसी का इंतजार न करें, सीधा डॉक्टर के पास संपर्क करें। ओके, आइए अब देखते हैं, हमने इतना जान लिया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो भागों में बढ़ रही है, सक्रिय और निष्क्रिय। अब सक्रिय भी आगे दो भागों में बढ़ती है और निष्क्रिय भी आगे दो भागों में बढ़ती है। सक्रिय में दो तरह से हो सकती है, एक तो होती है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, दूसरी होती है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। और निष्क्रिय भी दो तरह से हो सकती है, एक तो होती है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और दूसरी आर्टिफिशियल यानी कि जो है आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको वापस समझते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा दो भागों में बांटा था, एक तो सक्रिय यानी कि एक्टिव और दूसरी निष्क्रिय यानी कि पैसिव। जो सक्रिय थी, इस सक्रिय के अंदर देखना नेचुरल
और दूसरी कौन सी थी आर्टिफिशियल, और जो नेचुरल क्या होती है तो इसको समझते हैं अपन। तो देखना सक्रिय के अंदर नेचुरल क्या होती है, सामान्य संक्रमण होने पर हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है ये जो क्या है नेचुरल सक्रिय। अब देखना जैसे मान लो कोई रोगजनक आपके शरीर में आया, आपका शरीर में जैसे रोगजनक आया आप बीमार हो गए। अब जब आप बीमार हुए तो आपका शरीर क्या करेगा, उस रोगजनक के लिए एंटीबॉडी बनाएगा ताकि आपको बीमारी से मुक्ति मिले। तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से आपके अंदर एंटीबॉडी बनी तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, समझ में आ गया। अब एक और समझना, दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आपको बाहर से वैक्सीन दिया जाता है। जैसे मान लो पोलियो का वैक्सीन दिया, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन, आपको वैक्सीन दिया बाहर से। तो अब इसमें क्या हुआ कि आप तो बिल्कुल बीमार नहीं थे, छोटे बच्चे थे, आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, 5 साल की उम्र हुई, पोलियो वाले आए, आपको 2 बूंद पिला के चले गए, ओरल यानी मुंह से देने वाले, तो 2 बूंद पिला दी। तो उन्होंने क्या किया, कोई दवाई दी थी क्या, नहीं, उसके अंदर आपके जो शरीर में है ना पोलियो के वायरस डाल दिए। क्यों डाले, कमजोर करके वायरस डाल दिया ताकि आपका शरीर खुद से एंटीबॉडी बनाए, उनसे लड़े। तो इस बार भी आपके शरीर ने खुद से एंटीबॉडी बनाई, शरीर खुद से एंटीबॉडी बनाएगा तो उसको अपन एक्टिव बोलेंगे। लेकिन क्या एंटीबॉडी खुद से बनाने के लिए बैक्टीरिया जो वायरस खुद चल के हमारे अंदर घुसा था कि हमने जबरदस्ती उसको डाला था। तो याद करो वो लोग आपके मुंह में पोलियो की बूंद डाल के गए थे, नहीं, वो आपके मुंह में वायरस डाल के गए थे जिसको उन्होंने कमजोर कर रखा था। तो ये आर्टिफिशियल है, हमने खुद से डाला है तो आर्टिफिशियल बोल दिया इसको। और शरीर खुद एंटीबॉडी बनाएगा तो क्या बोल दिया इसको, एक्टिव। तो जो पोलियो की वैक्सीन दी जाती है या अदर वैक्सीन, जैसे मान लो डीपीटी का टीका लगाया, तो डीपीटी का क्या है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इसमें लगता है डीपीटी का टीका। तो डीपीटी का टीका लगाया, इसका मतलब आपको वही बैक्टीरिया कमजोर करके दे दिए, वही बैक्टीरिया के लिए लगता है ना, तो बैक्टीरिया कमजोर करके दे दिए और आपका शरीर उससे लड़ा। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल, क्योंकि उन्होंने दिया है आपको और शरीर ने प्रतिरक्षा विकसित की तो इसके लिए सक्रिय। उम्मीद करता हूँ आपको सक्रिय प्रतिरक्षा के दोनों रूप समझ में आ गए होंगे। प्राकृतिक रूप से बीमार होते तो नेचुरल, और जानबूझ के अपन वैक्सीन लेते तो आर्टिफिशियल। और आगे बढ़ जाते हैं अपन, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को भी अपन 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या, नेचुरल में देखना जैसे माता जो होती है उसके द्वारा बच्चे को, माता के द्वारा बच्चे को दी जाती है एंटीबॉडी। देखना जो माता होती है, माता भ्रूण को, किसको, भ्रूण को IgG एंटीबॉडी देती है। कौन सी, जी, मतलब जब बच्चे का जन्म नहीं होता उससे पहले बच्चा माँ के गर्भाशय में होता है, यूटेरस में, उस समय बच्चा एक प्लेसेंटा के द्वारा, अपरा जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा माँ से जुड़ा होता है। तो माँ का ब्लड जो होता है वो बच्चे के ब्लड में सीधा मिक्स नहीं होता, प्लाज्मा आ जा सकता है। तो उस प्लाज्मा में जो IgG एंटीबॉडी होती है ये माता से बच्चे में चली जाती है। कहाँ से गई, माता से। तो अब देखो बच्चे के शरीर ने खुद बनाई है IgG एंटीबॉडी कि माता ने दी, यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडी मिल गई। तो कैसे बोलेंगे इसको, पैसिव। लेकिन नेचुरल तरीके से मिली थी, बच्चा जब माँ के गर्भ में था उस टाइम पे उसको नेचुरल तरीके से दी गई, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल या प्राकृतिक। तो समझ में आ रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रही है IgG, किससे मिली, मम्मी से, हमको जब गर्भाशय में थे हम। कौन सी एंटीबॉडी मिली, IgG, जो रोगों से लड़ने में मदद करेगी। अब देखना इसी तरह से और समझा देता हूँ आपको। इसी तरह से आप समझना जैसे कि जो माता होती है ये बच्चे को दूध पिलाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो माता क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाती है। तो माता ने बच्चे को दूध पिलाया तो उस समय माता के दूध में IgA एंटीबॉडी होती है। कौन सी, IgA। तो IgA एंटीबॉडी बच्चे में कैसे पहुंची, माता के दूध से बच्चे में आई। तो देखो माता के दूध से आई है लेकिन आपको रेडीमेड मिल रही है। IgA इस बच्चे को कैसे मिली, रेडीमेड। तो कैसी हो गई, ये पैसिव। लेकिन चूंकि इस माता के दूध से मिली, कोई प्राकृतिक तरीके से मिली, कैसे, प्राकृतिक तरीके से, तो क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल। तो समझ में आ रहा है, जब बच्चे का जन्म नहीं होता उससे पहले तो IgG एंटीबॉडी मिलती है और जन्म के बाद कौन सी मिलती है, IgA। यहाँ पर चलो एक और रोचक बात कर लेता हूँ NCERT की। माता बच्चे को दूध पिलाती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो 6 महीने तक उसको माता का दूध ही पिलाना चाहिए। तो माता का जन्म, बच्चे का जब जन्म होता है उस टाइम पे माता को जो प्रथम बार दूध निकलता है उसको प्रथम स्तन्य या खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम। तो ध्यान रखना कोलोस्ट्रम क्या होता है, माता पहली बार जो बच्चे को दूध पिलाती है उसको क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम। और पूछा जाए कोलोस्ट्रम लाभदायक होता है क्या बच्चे के लिए, हाँ बहुत लाभदायक है। क्यों, क्योंकि इस कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होती है और अगर ये एंटीबॉडी नहीं मिली तो बच्चे में प्रतिरक्षा कहाँ से विकसित होगी। तो इसलिए माता का दूध बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बाहर के दूध में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो आगे समझ में आपको कि माता का दूध कितना जरूरी होता है। अब ध्यान रखना माता का जो दूध होता है उसको क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो पहली बार होता है ना। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई कि 12th NCERT में इसको मेंशन कर रखा है तो अच्छे लेवल के एग्जाम में इसको पूछने की संभावना है। अब देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, बाहर से डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है। बाहर से क्या करता है, डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं। जैसे देखना ATS। ATS क्या होता है, ATS होता है एंटी टिटनेस सीरम। क्या होता है ये, एंटी टिटनेस
सीरम, जैसे मान लो किसी कटर लग गया तो बोलो फटाफट इंजेक्शन लगा लो, एटीएस का इंजेक्शन लगाते हैं, एंटी टिटनेस सीरम, ताकि अगर बैक्टीरिया आपके शरीर में आ गया तो आप बाहर से एंटीबॉडी देके उसको खत्म कर दो। जैसे ARS एंटी रेबीज सीरम, क्या है ये? एंटी रेबीज सीरम, किसी ने काट लिया ना, अब इंजेक्शन लगवा लो, कुत्ते ने काटा इंजेक्शन लगवा लो, एंटी रेबीज सीरम। ADS एंटी डिप्थीरिया सीरम, है ना। तो इस तरह से अलग अलग इंजेक्शन। तो कहने का मतलब बाहर से आपके डायरेक्ट एंटीबॉडी दी, बाहर से एंटीबॉडी दे रहे तो कैसा? पैसिव, एंटीबॉडी रेडीमेड मिल रही पैसिव, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन के माध्यम से दे रहे तो ये कैसा हो गया? आर्टिफिशियल। और यहाँ पर माता से बच्चे को मिल रही तो नेचुरल तरीके से मिल रही थी, तो ये कैसा हो गया? नेचुरल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ देखना, जैसे रेबीज, एंटी रेबीज सीरम। आपको पता है रेबीज का टीका किसने बनाया? तो रेबीज का जो टीका है ना, ये एक साइंटिस्ट ने बनाया जिनका नाम था लुई पास्चर। क्या नाम था दोस्तों? लुई पास्चर। यहाँ पर बात आ गई है तो चलो थोड़ी बात कर लेते हैं लुई पास्चर भाई साहब की। ये जो लुई पास्चर थे, इनके पिता नेपोलियन जो था उसकी व्यावसायिक सेना में थे। ओके, और ये नेपोलियन के जो पिता थे वो चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख के बहुत ही महान इंसान बने, लेकिन जब इनको स्कूल में डाला गया तो वहाँ के जो स्कूल वाले थे उन्होंने उनको निकाल दिया, ये कह करके मंदबुद्धि बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता जीवन में। लेकिन इनके मन में वही ललक थी, तो ये पिता का हाथ भी बढ़ाते और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहते और बाहर बहुत सी जगहों पर गए और उन्होंने बहुत अच्छे शिक्षा हासिल की और बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने। आप अगर साइंस वगैरह पढ़ते हो तो आपने इनका नाम बहुत बार सुन रखा होगा, लुई पास्चर। तो देखना जैसे जैसे इनकी ख्याति बढ़ती गई, ये फेमस होते गए, तो एक बार क्या हुआ कि फ्रांस के मदिरा व्यवसायी आए। कहाँ के? फ्रांस के मदिरा व्यवसायी, मदिरा समझते हो ना, शराब वगैरह, मदिरा व्यवसायी इनके पास आए और इनके पास आकर के बोले कि आप इतने अच्छे साइंटिस्ट हो, इतनी सारी खोज करते हो, तो हमारी एक समस्या दूर कर दो। क्या समस्या? कि हम जो है ना ये मदिरा को, शराब को हम रखते हैं तो 1 साल की जैसी होती है उसके बाद ये ख़राब हो जाती है, तो आप ऐसा क्या कोई इलाज कर दो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने उन मदिरा को ले लिया और फिर अपने माइक्रोस्कोप में उनको देखा तो उसको पता चला कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो इसका जो है इस मदिरा को ख़राब कर देते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, इन बैक्टीरिया को सोचा कैसे मारा जाए इनको बैक्टीरिया को। तो उन्होंने उस मदिरा को 30 से मतलब 40, 50, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, 20 से 30 मिनट तक। गर्म करने के बाद वापस ठंडा किया, तो गर्म करते ही ठंडा कर दिया तो बैक्टीरिया सारे मर गए। किसने किया था ऐसा? लुई पास्चर। मैं लुई पास्चर की बात कर रहा हूँ ना, लुई पास्चर, इसको लिखते हैं ऐसे, लेविस पास्चर। लुई पास्चर ने ऐसा किया था, ठीक है, लुई पास्चर भाई साहब। तो देखना अब इन्होंने क्या किया, वो जो मदिरा व्यवसायी थे उनकी मदिरा को गर्म किया, ठंडा किया, तो अचानक से गर्म करके फिर ठंडा किया तो बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। तो इसी आधार पर बाद में तकनीक विकसित की गई, जो दूध होता है दूध, वो दूध में भी खराब हो जाता है ना, तो इससे बचने के लिए दूध को थोड़े उच्च तापमान पर गर्म करते हैं फिर अचानक से ठंडा कर देते हैं। इसी को कहते हैं पाश्चरीकृत दूध। क्या कहते हैं? पाश्चरीकृत दूध। तो पाश्चरीकृत दूध जो है ये कैसे प्रोसेस होता है, क्या है इसकी टेक्निक, तो आपको समझ में आ गई, लुई पास्चर से संबंधित है। तो अब ये बात हो गई। अब और देखना इन लुई पास्चर के बाद और क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि देखना वहाँ के जो लोग थे, किसान थे, वो परेशान थे और लुई पास्चर के पास आए, बोले हमारी जो मुर्गियाँ हैं, इनके चूजे हैं, ये सारे के सारे चूजे मर रहे हैं, तो आप देखो उन चूज़ों में क्या बीमारी है। तो उन्होंने क्या किया, उन चूज़ों को, मरे हुए चूज़ों को लिया और उनका माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको उनके अंदर कोलेरा जो हैजा होते हैं उसके बैक्टीरिया देखने को मिले। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उस चिकन के अंदर जो उनको कोलेरा दिखाई गया, जैसे चिकन कोलेरा बोल देता हूँ, चिकन के अंदर, चूजों के अंदर कोलेरा दिखा, तो उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन उन कोलेरा को लिया और उनको बाहर माध्यम में संवर्धित किया और उनको कमज़ोर कर दिया। और उन्होंने एक तरकीब लगाई, उन्होंने उन कमज़ोर किए हुए कोलेरा के जीवाणुओं को दूसरे स्वस्थ चूजों में डाला। तो जिन स्वस्थ चूजों में डाला उनमें वापस से प्रतिरक्षा विकसित हो गई और फिर उनके अंदर वापस से चिकन कोलेरा नहीं हुआ। तो वो क्या करते, ये कोलेरा के जीवाणुओं को पकड़ के उनको कमज़ोर करते, उनको कमज़ोर करके चूजों में वापस से इंजेक्शन लगाते रहते। तो इसमें उन्होंने बहुत सारा समय व्यतीत किया, जगह जगह घूम घाम के ऐसा काम वो करते थे। ओके, तो उन्होंने चिकन कोलेरा के लिए वैक्सीन बना दिया। आया फिर थोड़ा समय निकला, फिर देखा गया कि कुछ किसान उनके पास आए और किसान आकर के बोले, उनके जो किसान की गायें वगैरह थी उनमें बीमारी रहती थी एंथ्रेक्स। ओके, एंथ्रेक्स बीमारी रहती थी, तो ये एंथ्रेक्स बीमारी के बारे में उनको बताया। अब उससे भी उन्होंने सोचा कैसे इस बीमारी से निजात मिले, तो उन्होंने इस जीवाणुओं को भी वापस से कमज़ोर किया और इसी को वापस से लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एंथ्रेक्स का टीका भी बन गया। तो 2 टीके बन गए, चिकन कोलेरा का और एंथ्रेक्स का। ये दोनों क्या है, ये दोनों जीवाणु है, जीवाणु। अब फिर क्या हुआ, फिर एक समस्या जो उन्होंने बचपन से उनके दिमाग में थी, उन्होंने बचपन में देखा था कि उनके गाँव के बहुत सारे लोगों को पागल भेड़िया ने काट दिया था, और जो पागल भेड़िया काट लेता ना तो ये लोग तड़प के मर गए थे पागल होकर के। तो उनके दिमाग में ये चलता था कि मैं एक ना एक दिन ऐसा कोई इन्वेंशन करूंगा जिससे मैं इस बीमारी से, इस दर्द से इनको मुक्ति दे सकूं। और फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है, एक महिला उनके पास आई। किसके पास? लुई पास्चर के पास। और लुई पास्चर के पास आकर के बोली, ये मेरा बेटा है। वो उस बेटे को लेके जिसको 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काटा था, तो अब इसका इलाज किया जाए।
अब देखना पागल कुत्ता काटता है, आपको पता है पागल कुत्ते की लार में क्या होता है, रेबीज। ओके, रेबीज होता है। अब रेबीज किसी के शरीर में आ जाए तो आपको पता है, मैं सारी बीमारियां पढ़ा चुका हूँ, उसको हाइड्रोफोबिया होता है, यानी जल आतंक हो जाएगा और बाद में मरने। एक बार रेबीज हो गया, अगर आपने इलाज नहीं कराया तो इसमें 100% मौत निश्चित है। हाँ, लेकिन ये भी है कि आपको रेबीज हो गया ना, आपने इलाज करा लिया तो बचना भी तय है, मतलब दोनों ही कंडीशन है। तो रेबीज घातक बीमारी भी है और इसका इलाज भी संभव है। तो अब रेबीज का इलाज कैसे संभव हुआ, कैसे रेबीज की टीके की खोज हुई? उन्होंने रेबीज को तो पहचान लिया। अब उनके दिमाग में यही था, चिकन कोलेरा और एंथ्रेक्स का काम कर चुके थे वो, लेकिन वो तो किस पे किया था, जानवरों पे। अब उन्होंने सोचा रेबीज के वायरस को कमज़ोर कर दूं और इस बच्चे के अंदर वायरस डाल दूं। लेकिन अपने आप में एक चुनौती थी, करूं कि नहीं करूं। अगर बच्चे के अंदर इंजेक्शन लगाया, बच्चे को रेबीज का वायरस दिया और बच्चा मर गया तो अरे परीक्षण का तो होगा जो होगा, जान तो जाएगी ना। हमारा प्रयोग जो होगा सफल हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन किसी की जान चली जाएगी, क्या करें। अब दूसरी कंडीशन ये थी, अगर मैं इस बच्चे का इलाज नहीं करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही, तो कुछ ही दिनों में ये हाइड्रोफोबिया की वजह से मर जाएगा, यानी बच्चा तो मरना ही है। तो क्या करें, फिर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। बहुत सोच विचार करके चलो कर ही देते, इस रेबीज के वायरस को कमज़ोर किया, उस बच्चे के अंदर इंजेक्ट किया और 14 दिनों तक थोड़ी सी मात्रा में इंजेक्शन लगाए, फिर अगले दिन थोड़ी और मात्रा में, फिर थोड़ी और मात्रा में, ऐसे करते करते 14 दिनों तक इंजेक्शन लगाए। 14 इंजेक्शन लगाए और धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाते गए तो उसके शरीर में इस रेबीज के लिए इम्यूनिटी विकसित हो गई उस बच्चे के शरीर में, उस बच्चे को हाइड्रोफोबिया नहीं हुआ। तो यहीं से इस रेबीज वायरस की टीके की खोज हुई। तो इस रेबीज वायरस के टीके की खोज कैसे हुई पता चला आपको? किसने की थी ये खोज? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर भाई साहब ने और क्या किया था? एंथ्रेक्स की और चिकन कोलेरा की, जो दोनों तो जीवाणु है और ये क्या है? रेबीज वायरस है। इस तरह से रेबीज के टीके की खोज हुई। लुई पास्चर इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। पूछा जाए प्रथम टीका किसने बनाया तो आपको याद रखना एडवर्ड जेनर ने बनाया। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। लेकिन पूछा जाए फर्स्ट ट्रू वैक्सीन किसने बनाई? ट्रू वैक्सीन, तो ट्रू वैक्सीन की अगर बात करें तो ये इसका आंसर जाएगा लुई पास्चर ने। ओके, ये हो गई कुछ अन्य बातें। इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा होती है। ये प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हमारी जो प्रतिरक्षा है ये लिम्फोसाइट के आधार पर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ऑन द बेसिस ऑफ लिम्फोसाइट ये 2 प्रकार की होती है। अब देखना जो इम्यूनिटी होती है लिम्फोसाइट के आधार पर इम्यूनिटी, ये 2 प्रकार की। एक तो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? टी लिम्फोसाइट की वजह से, किसकी वजह से? टी लिम्फोसाइट की वजह से इम्यूनिटी विकसित होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? बी लिम्फोसाइट, किसकी वजह से? बी लिम्फोसाइट की वजह से विकसित होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो 2 तरह से हो गई सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी। अब देखना आपको पता है हमारे शरीर में लिम्फोसाइट 2 तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और ये जिक्र हम रक्त वाले चैप्टर में कर चुके हैं जहाँ WBC पढ़े थे। तो मैंने उस दिन भी यही बोला था कि इनकी ज़्यादा जानकारी अपने को लेने की जरूरत नहीं है, जिस दिन इम्यूनिटी आएगा बता देंगे। तो आज इम्यूनिटी आ गया तो सुन लो। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट है। अब इनका नाम क्यों पड़ा ये बता देता हूँ। पहले देखो टी लिम्फोसाइट की वजह से क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके लिए जिम्मेदार है? जो ऑपरेशन वगैरह करके, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको नकारती है। देखना किसी की किडनी है, आप किसी किडनी निकाल के दूसरी किडनी लगाओगे तो मैंने पहले ही बताया था कि हर कोशिका दूसरी कोशिका को पहचानती है कि हमारे शरीर की है कि नहीं है। तो पूरा अंग ही दूसरा लगा दिया तो क्या शरीर इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करता। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसको नकार दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, टी लिम्फोसाइट होती है, जो उस दूसरे की किडनी को नकारती है कि इस किडनी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारी बॉडी की नहीं है, और उसको पराई कोशिका समझ के उसकी कोशिकाओं के ऊपर हमला कर देती है। तो ये तो हमारे लिए, हमारा ही प्रतिरक्षा हमारे लिए घातक साबित हो रहा है। किसी की दोनों ही किडनियाँ खराब हो चुकी है, आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके नई किडनी डाल दी और शरीर उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करता है? फिर इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स दिए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स है जो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को ही कमजोर कर देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। तो आपने अगर अपने रिश्तेदारी में या कहीं पर आस पड़ोस में किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो देखा होगा इसको इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स देते हैं तो उसके बीमारी के खतरे बढ़ जाते हैं। मुंह पे मास्क लगा के रखते हैं, ज़्यादा हाइजीनिक होना पड़ता है उसको, पानी भी जो है फिल्टर पानी भी उनका यूज़ में लेना पड़ता है और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर आपको बीमार होते हो तो फिर आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोरी है, आपको बीमारी फिर बढ़ जाएगी। ओके, तो अंगों का प्रत्यारोपण होता है, उसको नकारने के लिए अंग प्रत्यारोपण को नकारना।
अंग प्रत्यारोपण को नकारने के लिए कौन सी इम्यूनिटी जिम्मेदार होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसमें काम कौन सी कोशिका करती है? टी लिम्फोसाइट। इसी तरह से होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें काम कौन सी करती है? बी लिम्फोसाइट। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज टी लिम्फोसाइट एंड व्हाट इज बी लिम्फोसाइट। तो देखना टी और बी लिम्फोसाइट को और समझा देता हूँ, फिर चैप्टर यहाँ तक थोड़ा हो जाएगा। ये देखना जैसे हड्डी है, बोन है, ये हमारी बोन है, ओके, बोन यानी कि हड्डी। ये बोन जो होती है ये अंदर से खोखली होती है। कैसी होती है दोस्तों? खोखली। और इस खोखले हिस्से को कहते हैं बोन मेरो, अस्थि मज्जा। बोन यानी हड्डी और अंदर क्या है? अस्थि मज्जा। लंबी हड्डियाँ बीच में से खोखली होती है, उनके अंदर अस्थि मज्जा होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है सिरों पर, ये होता है रेड बोन मेरो। क्या होता है? रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, ओके। और ये वाला रेड बोन मेरो। और जो बीच वाला हिस्सा होता है ये होता है येलो बोन मेरो, बोन मेरो, ओके। तो हमारे शरीर में क्या होता है? हड्डियाँ, बीच में से खोखली, उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। दो तरह का होता है, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। यहाँ पर कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती है। हाँ, इन विशिष्ट कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इन विशिष्ट कोशिकाओं को बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल, स्टीम सेल। अब देखना ये इरिथ्रोब्लास्ट भी बन सकती है और लिम्फोब्लास्ट भी बन सकती है। अगर ये इरिथ्रोब्लास्ट बनती है तो ये आगे जाकर के आरबीसी का निर्माण करेगी, और अगर ये लिम्फोब्लास्ट बनी तो लिम्फोसाइट का निर्माण करेगी। तो ये लिम्फोब्लास्ट मान लेते हैं, क्योंकि आरबीसी का निर्माण नहीं पढ़ाना मेरे को, बीओटी लिम्फोसाइट समझाना। तो ये लिम्फोब्लास्ट है। क्या है ये? लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, ये लिम्फोब्लास्ट है। अब देखना लिम्फोब्लास्ट है यानी आगे जाकर के लिम्फोसाइट बनाएगी। तो जो लिम्फोसाइट बन रही है उस लिम्फोसाइट का विभेदन, लिम्फोसाइट का विभेदन अगर थाइमस में हो, कहाँ पर? थाइमस ग्रंथि, आपको पता है थाइमस ग्लैंड होती है, तो उस थाइमस ग्रंथि में हो, इसका विभेदन कहाँ हो? थाइमस ग्रंथि में। तो थाइमस का क्या अक्षर होता है? पहला टी। तो थाइमस का पहला अक्षर टी होता है, तो उसी चीज़ को क्या बोल देंगे? टी लिम्फोसाइट, ओके। तो जो लिम्फोसाइट विभेदित कहाँ होती है? थाइमस ग्लैंड में, उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। और जिन लिम्फोसाइट का विभेदन बोन मेरो में हो, कहाँ पर हो? बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में, तो पहला अक्षर क्या है? बी, तो इसको क्या बोल देंगे? बी लिम्फोसाइट, ओके। तो जिन लिम्फोसाइट का विभेदन थाइमस में होता है उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, जिनका विभेदन बोन मेरो में होता है उसको बी लिम्फोसाइट। बनते दोनों ही लिम्फोब्लास्ट सेल से, ओके। तो समझ में आ गया, इजी बात है, कोई हैवी बात तो है नहीं। ध्यान रखना लिम्फोसाइट कहाँ बन रही है? बोन मेरो के अंदर बन रही है, ध्यान रखना, है ना। अब एक और बात, बोन मेरो, बोन मेरो क्या होता है? ये जो अस्थि मज्जा इसी का, यानी बीच में से हड्डियाँ खोखली, उसके अंदर भरा रहता है बोन मेरो। अब देखना पक्षी, तो पक्षी का काम क्या है? उड़ना। उड़ने वालों के अंदर एक गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कि इनकी हड्डियाँ खोखली होती है और इनमें वायु कोश होता है, क्योंकि अगर भारी हड्डी होगी तो वजन बढ़ जाएगा, भारी वजन वाला उड़ पाएगा क्या? नहीं उड़ पाएगा। तो पक्षियों के अंदर क्या होता है कि हड्डियाँ जो होती है खोखली होती है। अगर हड्डियाँ खोखली है वजन कम करने के लिए, तो क्या खोखली हड्डी में बोन मेरो होगा क्या? नहीं होगा। तो पक्षियों में तो बोन मेरो होता नहीं है, तो क्या पक्षियों में बी लिम्फोसाइट नहीं होते हैं? तो पक्षियों के बी लिम्फोसाइट कहाँ पर परिपक्व होते हैं? तो पक्षियों में बी लिम्फोसाइट कहाँ पर परिपक्व होते हैं? तो वो होता है बर्सा ऑफ फेब्रिसियोसा, बर्सा ऑफ फेब्रिसियोसा। इसके अंदर जो है ये बोन मेरो जो लिम्फोसाइट विभेदित होती है, और यहाँ पे पहला अक्षर क्या है? बी, तो उनको भी अपन बी लिम्फोसाइट ही बोलेंगे पक्षियों के अंदर, ओके। ये थी आज तक की बातें, और भी करेंगे बातें अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।